मेरा नाम रीता जैन है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बालोद से गेस्ट लेक्चरर हूँ और मैं एमकॉम 4 सेमेस्टर का जो मेरा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय विपणन के सिद्धांत, उसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मूल्य निर्धारण क्या होता है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण किया जाता है। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन जो है मूल्य निर्धारण क्या होता है उसको जानते हैं कि मूल्य का निर्धारण क्यों करना पड़ता है। मतलब एक जो फर्म है, एक जो फर्म के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किया जाता है, वो कैसे यानी मूल्य को निर्धारण करना पड़ता है और इसकी आवश्यकता यानी मूल्य निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मूल्य निर्धारण जो होता है, बिना देखिए किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मूल्य निर्धारण के आधार पर ही जो है वस्तु का मार्केटिंग जो है वो तय होता है। तो मूल्य निर्धारण करने के लिए देखिए, सबसे पहले जैसे अपन मानते हैं जैसे कि एक टेबल होता है, उस टेबल के 4 पहिए होते हैं, ये 4 उसमें चौपाई होती है। अगर एक भी चौपाई को निकाल दिया जाए तो वो जो टेबल है ठीक तरीके से स्टैंड नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से जो है अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत भी 4 जो इसमें 3 पहिए होते हैं, 3 पहिए का अपन टेबल मान सकते हैं। तो सबसे पहले पहिया आता है, इसमें एक तो लागत तत्व आता है, दूसरा तत्व आता है मांग तत्व, तीसरा तत्व आता है प्रतियोगिता। देखिए, लागत अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मूल्य का निर्धारण करने से सबसे पहले अपने को लागत को जानना जरूरी है। अगर अपने को पता नहीं होगा कि किसी वस्तु की लागत कितनी आ रही, तो फिर अपन उसका मूल्य कैसे तय करेंगे। और किसी भी वस्तु की लागत जो है वो अधिक भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर लागत बढ़ेगा तो वस्तु का मूल्य भी बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यापारी लागत में लाभ जोड़कर ही अपनी वस्तु का क्या करेगा, विक्रय करेगा। तो लागत भी अधिक नहीं आना चाहिए, लागत को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकेंड तत्व आता है अपना मांग तत्व, और वस्तु की मांग के ऊपर भी अपने को जो है वस्तु का मूल्य निर्धारण करना पड़ता है। यदि किसी वस्तु की मांग जो है ज्यादा है, जैसे नमक है, नमक एक अनिवार्य वस्तु होती है, तो उसका जो है मूल्य जो है अपन हमेशा कम ही निर्धारण करेंगे। और जो वस्तु जो है विलासिता की वस्तुएं होती है, उसका मूल्य जो है निर्धारण होता है वो अधिक होता है। तो इस प्रकार से मांग तत्व का भी बहुत सारे जो उसके तत्व है उस पर निर्भर करती है वस्तु की मांग। और तीसरा तत्व आता है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता जो होती है आज के समय में, चाहे वो घरेलू व्यापार हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, प्रतियोगिता तो कायम रहती है। और अगर उस अपनी प्रतियोगिता में अपने को टिके रहना है, तो टिके रहने के लिए जो है अपने को वस्तु का मूल्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि प्रतियोगिता कितने प्रकार से हो सकती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो एक व्यापारी है उसको प्रतियोगिता 3 तरीके से करनी पड़ती है। अब ये 3 तरीका है, उसमें सबसे पहला तरीका है, एक तो जो देश है, जिस देश का एक देश जो है दूसरे देश में व्यापार कर रहा है, तो उसको स्वयं अपने देश में ही एक तो प्रतियोगिता करनी पड़ती है। दूसरा, वो दूसरे विदेश में जो है दूसरे देश के जो है, जैसे मान लो भारत का व्यापारी है, उसको जापान के देश से प्रतियोगिता करनी पड़ेगी कि जापान के जो व्यापारी हैं वो उस वस्तु का कितना मूल्य निर्धारित कर रहे हैं। और तीसरी प्रतियोगिता है, जापान के अलावा और अन्य भी देश हो सकते हैं जहाँ वो निर्यात करेगा, वहां पर भी उनको क्या करनी पड़ती है, प्रतियोगिता करनी पड़ती है। जैसे अपन मान सकते हैं कि जैसे भारत का कोई व्यापारी है, वो मान लो जर्मनी में अपनी साइकिल बेचता है, तो उसको भारत के निर्यातक से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, दूसरा जर्मनी के निर्यातक से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, और तीसरा जर्मनी के जैसे ही और जो भी देश है, जापान है, अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, वहां से भी उनको क्या करनी पड़ेगी, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। उस आधार पर अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारण करेगा। तो ये 3 तत्वों का आप ध्यान रखेंगे, जिसके आधार पर अपन क्या करेंगे, मूल्य निर्धारण करेंगे। अब इस मूल्य निर्धारण का इतना महत्व क्यों है, इस महत्व को अपन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। सबसे पहले लाभदायकता पर प्रभाव। देखिए, मूल्य निर्धारण का जो प्रभाव है उसके लाभ पर पड़ेगा। कैसे लाभ पर पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जो है कम आय कमाकर भी अपना वस्तु को बेचता है ना, मान लो
कोई वस्तु उसको बनाने में 100 रुपए लग रही है और वो मात्र उसमें 10 रुपए भी लाभ कमाता है, तो वो बहुत सारी वस्तु बेचेगा तो उसका क्या होगा, लाभ बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर वो कम मूल्य में अगर बेचेगा तो माल उसका क्या होगा, अधिक बिकेगा। इस प्रकार से मूल्य का निर्धारण इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि उसका लाभ क्या हो जाए, बढ़ जाए। दूसरा पॉइंट है विस्तार में सहायता। विस्तार कैसे होगा, एक जो अच्छी नीति बनाएगा जिससे उसका क्या होगा, व्यापार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो मूल्य नीति बना करके भी अपने व्यापार में क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। यदि वो बहुत ऊंचा मूल्य रखेगा तो उसका माल क्या है, नहीं बिकेगा, और कम मूल्य रखेगा तो उसको हानि वहन करनी पड़ेगी। तो ये दोनों को आपस में मेंटेन करते हुए, बैलेंस करते हुए उसको क्या करना है, अपने मूल्य का निर्धारण करना है। तीसरा पॉइंट है उत्पाद व गुणवत्ता का सूचक। जैसे क्या होता है कि कम मूल्य की वस्तु अपन उसको जनरली क्या मानते हैं कि वो घटिया क्वालिटी की होगी। मान लो कोई वस्तु है, जैसे अपन एक पेन ले रहे हैं, अगर वो 2 रुपए की पेन है तो उसको अपन क्या समझे कि ये घटिया क्वालिटी की है। अगर वही पेन को अपन 10 रुपए में खरीदते हैं तो इसको क्या मान लेते हैं कि नहीं ये तो अच्छी क्वालिटी की पेन है, क्योंकि इसका मूल्य क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो जो वस्तु का मूल्य है वो उसके उत्पादक की गुणवत्ता का भी क्या होता है, सूचक होता है। इसलिए जो है व्यापारी जो है खरीदते हुए लोग क्या करेंगे, महंगी वस्तुओं को अपनी क्या मानते हैं, प्रतिष्ठा का सूचक मानते हैं। तो इस प्रकार से मूल्य निर्धारण का इस पर भी महत्व है। चौथा पॉइंट है मूल्य एवं विक्रय संवर्धन का खर्चा। मूल्य का निर्धारण करते समय अपने विक्रय संवर्धन की प्रक्रिया को भी अपने को देखना है। विक्रय संवर्धन मतलब में क्या आ जाएगा, जैसे क्या करते हैं विज्ञापन। अगर विज्ञापन करने में कितना पैसा खर्च आ रहा है उसके आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं, मान लो चीजों का विज्ञापन कर रहे हैं और उसके उत्पादन का जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो कितना माल बेच रहा है, उससे उसको कितना लाभ हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारण का क्या होता है, महत्व होता है। इसके बाद 5वां पॉइंट है मूल्य निर्धारण के विभिन्न तत्व। इसके अलावा जो है अलग अलग देश में अलग अलग ढंग से क्या होते हैं, मार्केटिंग की दशा है। अलग अलग देश में बाजार की दशा अलग होती है, क्योंकि जैसे भारत जो है वो विभिन्न ऋतुओं वाला देश है। यहाँ सर्दी, गर्मी, ठंडी ऐसे अलग अलग जो है ऋतुएं बदलती रहती है। लेकिन कई देश क्या होते हैं, केवल ठंड वाला देश है, कई देश जो है पूरा गर्मी वाला देश है, कई देश जो ऐसे हैं जो बर्फ वाले देश हैं। तो उस प्रकार से बाजार की दशाओं को देखते हुए भी वहां पर क्या करना पड़ता है, समय समय पर वस्तुओं का जो है मूल्य निर्धारण करना पड़ता है। इस प्रकार से मूल्य का जो निर्धारण है उसमें ये 5 तत्व क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इस प्रकार से मूल्य निर्धारण का महत्व जो है वो तय किया जाता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जो मूल्य निर्धारण किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है। मतलब ये जो बहुत से देश है जो मूल्य का निर्धारण करते हैं, तो अपना मेन मूल्य निर्धारण करने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला मूल्य जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब मूल्य निर्धारण किया जाता है तो उसका उद्देश्य है कि बाजार में प्रवेश करना। तो बाजार में प्रवेश करने की, जैसे नए नए जो बाजार हैं, नए नए वस्तुओं का जो निर्माण हो रहा है, उन बाजारों में क्या करना, प्रवेश करने के लिए फर्म को सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, अपनी वस्तुओं का मूल्य कम रखना पड़ेगा, ताकि वस्तुओं का मूल्य कम रखने पे वो आसानी से मार्केट में क्या कर लेगा, एंटर कर लेगा, अपना जो है वर्चस्व जमा लेगा, अपनी धाक जो है वो अपना जमा सकता है वस्तुओं का मूल्य को कम रख के। फिर सेकेंड पॉइंट है बाजार की मलाई उतारना। बाजार की मलाई उतारने का अर्थ है कि ऐसे नए उत्पाद को बहुत अधिक मूल्य रखना जिससे प्रतिस्पर्धा आरंभ नहीं हुई हो। मतलब जो नई वस्तु है उसका मूल्य क्या करना, ज्यादा रखना है ना, क्योंकि नई वस्तु का अगर मूल्य ज्यादा रखेंगे तो वो आसानी से अपने व्यापार में क्या कर सकते हैं, उसको मान लो जैसे कोई वस्तु है जिसकी और कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, वहां पे वो एकाकी व्यापारी के रूप में है, तो वहां पर वो वस्तु का मूल्य क्या करेगा, अधिक रखेगा और अपने बाजार की क्या कर लेगा, पूरी मलाई जो है वो स्वयं ही हजम कर लेगा। इस प्रकार से जो है मूल्य निर्धारण करने का भी उनका उद्देश्य है। एक तो बाजार में प्रवेश करने के लिए, बाजार की मलाई लेने के लिए, तीसरा है प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए। तो बहुत बार जैसे मूल्य को जो है इस तरीके से निर्धारण किया जाता है जो कि वो प्रतिस्पर्धा के बाजार में क्या कर सके, अपना आसानी से क्या कर सके, मुकाबला कर सके। यदि कोई प्रतियोगी मूल्य कम रखता है तो वो अपना कोई भी कैसा भी रहे वो अपना व्यापार वहां पर जमा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आ रहा है नए प्रतियोगियों का क्या है, प्रवेश रोकने के लिए। जो और भी नए प्रतियोगी कभी कभी क्या होते हैं कि कई लोग अपनी वस्तु का मूल्य को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं अपने बाजार में प्रवेश करने के लिए। अगर कोई ऐसा व्यापारी
मतलब प्रवेश कर रहा है तो व्यापार में, तो वो अपना अधिक मूल्य जो रखना क्या है उसको संभव नहीं हो पाएगा। उसको भी अपनी वस्तु का मूल्य क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि वो उसमें क्या है प्रवेश न कर सके। फिर 5वां पॉइंट आता है लाभों को अधिकतम करना। तो लाभ को अपना अधिकतम बढ़ाने के लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, मूल्य निर्धारण अपना सही तरीके से करना पड़ेगा। 6वां आता है निर्यात दायित्व को निभाने के लिए उसको क्या करना है, वस्तुओं को दूसरे देशों में अपना बेचना है, दूसरे देशों में निर्यात करना है, बाजार में उसको प्रवेश करना है। तब जब वह फर्म उस देश में कोई वस्तु का निर्यात करेगा तो साथ ही उसको क्या करना पड़ेगा, आयात भी करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे भारत की जो कोको कोला कंपनी है उसको मतलब भारत में क्या करना था, कोको कोला को खरीदना था, तो उनके सामने ये शर्त रखा गया कि आपको हमारे देश में क्या करना पड़ेगा, चावल का निर्यात करना पड़ेगा। तो निर्यात के दायित्व को निभाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। इस प्रकार से वो चाहे कम मूल्य रखे चाहे ज्यादा मूल्य रखे, उस हिसाब से उनको क्या है अपने मूल्यों का निर्धारण करना पड़ता है। तो इस प्रकार से मूल्य के निर्धारण का महत्व है और मूल्य के निर्धारण के कुछ उद्देश्य भी। अब अपन देखते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें मूल्य निर्धारण करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, किन किन वस्तुओं का जो है मूल्य निर्धारण करने पर जो है प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मूल्य निर्धारण पर प्रभाव करने वाले महत्वपूर्ण तत्व के अंतर्गत आते हैं लागत तत्व। मैंने शुरू में ही पहले ही आपको बताया कि लागत, जो 3 तत्व मैंने बताया है उसको आप ध्यान में रखेंगे। पहला लागत तत्व है, दूसरा मूल्य तत्व है और तीसरा प्रतियोगिता तत्व है। इसके बिना मूल्य का निर्धारण नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से इसमें प्रभाव पड़ता है, लागत का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर लागत जितनी अधिक आएगी वस्तु का मूल्य क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, उतनी ही अन्य प्रकार की जो लागतें हैं वो क्या होती जाएगी, उसमें बढ़ते जाएगी। और उनको जो मूल्य का निर्धारण करेंगे उसमें लागत को इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि लागत जो थी कई प्रकार की लागत होती है, प्रत्यक्ष लागत है, अप्रत्यक्ष लागत है, नियंत्रित लागत है, अनियंत्रित लागत है, स्थायी लागत है। इन सारी लागतों को भी क्या हो जाए, वसूल हो जाए। अगर जितनी ज्यादा लागत आएगी उतना ही मूल्य का निर्धारण क्या होगा, अधिक होगा, और जितनी कम लागत आएगी उतना ही मूल्य का निर्धारण क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से मूल्य के निर्धारण में क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विपणन का उद्देश्य। जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन के उद्देश्य के आधार पर भी क्या होता है, मूल्य का निर्धारण होता है। जैसे किसी का उद्देश्य क्या होता है कि केवल क्या करना, फर्म का लाभ अधिकतम करना, किसी का उद्देश्य रहेगा कि बाजार में प्रवेश करना है हमको, या किसी का उद्देश्य रहेगा हमको प्रतिस्पर्धा करना है। जैसे मैंने आपको ये उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य बताए हैं ना मूल्य निर्धारण के उद्देश्य, इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर भी क्या पड़ता है, मूल्य के निर्धारण का प्रभाव पड़ता है। अलग अलग उद्देश्यों में मूल्य का निर्धारण अलग अलग निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन के उद्देश्य का भी मूल्य निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है। फिर तीसरा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा। तो कोई भी जो फर्म है अपने उत्पादों के मूल्य जो प्रतियोगिताओं से क्या करेगा, अधिक नहीं रखेगा। जितना सामने वाला व्यक्ति ने जितना मूल्य रखा है उतना ही वह भी अपनी वस्तु का क्या करेगा, मूल्य रखेगा। वो अपने ज्यादा मूल्य पर वस्तु को अपनी नहीं बेचेगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा मूल्य का निर्धारण करेगा तो उसकी वस्तु बिकेगी क्या, नहीं बिकेगी। तो अगर उसको प्रतिस्पर्धा में उतरना है तो अपने मूल्य का निर्धारण जो प्रतिस्पर्धी व्यापारी है या प्रतिस्पर्धी अपने सहयोगी हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसका मूल्य का निर्धारण करना होगा। फिर 5वां पॉइंट है ग्राहकों की मांग। ग्राहकों की मांग के आधार पर भी क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होता है। अगर उस वस्तु की मांग ज्यादा है तो उस वस्तु का मूल्य क्या रखा जाएगा, अधिक रखा जाएगा। और अगर उस वस्तु की मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है तो उस वस्तु का मूल्य क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ताकि वो माल क्या हो जाए, बिक जाए। और ग्राहक की जीवन शैली क्या है, वो उनकी अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु है या उनकी विलासिता की वस्तु है, या उसकी मांग लोचशील है, इकाई से अधिक लोचशील है, इकाई से कम लोचशील है, किस प्रकार से उसकी मांग है, उसके हिसाब से जो निर्यातक है वो अपना क्या कर सकते हैं, मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। तो ग्राहकों की मांग पर भी उसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राजकीय नियम। राजकीय नियम मतलब गवर्नमेंट ने जो देश के लिए प्रावधान है, नियम बनाए हैं, लाइसेंस बनाया है, या किसी प्रकार का कर वसूली का जो प्रावधान बनाया है, निर्यात शुल्क है, आयात शुल्क है, या अनुदान है, या सरचार्ज है, इस प्रकार से व्यापारिक छूटों का भी उस मूल्य पर क्या करता है, प्रभाव पड़ता है।
देखिए अगर निर्यात शुल्क ज्यादा होगा तो वस्तु की लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लागत बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मूल्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर सरकार जो है निर्यात मूल्य को क्या कर देती, निर्यात शुल्क को कम कर देती, तो लागत मूल्य भी क्या आएगा, कम आएगा। और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मूल्य निर्धारण का क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में जो तत्व है उसमें दो श्रेणी में उसको विभाजित किया गया है। एक जो है मूल तत्व है और दूसरा तत्व होता है गैर मूल्य तत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जो दो तत्व प्रभावित करते हैं, दो तत्वों का बहुत बड़ी भूमिका है। एक है मूल्य घटक और दूसरा होता है गैर मूल्य घटक। इस जो मूल्य घटक में आएगा कि वस्तु के उत्पादों की मांग को प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे तरीके से क्या करता है, वस्तु के मांग को क्या करता है, प्रभावित करता है। वस्तु की मांग का मूल्य पर यानी कितना प्रभाव पड़ता है। अगर वस्तु की मूल्य ज्यादा रहेगी तो वो उसका जो निर्यात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वस्तु का मूल्य अगर कम रहेगा तो उसका निर्यात जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार से मूल्य लोच का भी उस पर क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। फिर सेकेंड तत्व देखते हैं गैर मूल्य घटक या गैर मूल्य तत्व। गैर मूल्य तत्व में आता है जैसे वस्तु की क्वालिटी, क्वालिटी पर विश्वास। अगर वस्तु की क्वालिटी पर उपभोक्ता को विश्वास है तो वो क्या करेगा, अगर उसका मूल्य अधिक रहेगा तो भी क्या कर लेगा, उस वस्तु को वो खरीद लेगा। जैसे भारत के जो टायर बनाते हैं, भारत के जो टायर निर्माता है वो अपनी टायर को जो है जापान में क्या करते हैं, बहुत कम मूल्य पर बेचने पड़ते हैं, क्योंकि भारत के जो टायरों की क्वालिटी है वो जापान की क्वालिटी की तुलना में क्या है, कम है। तो वस्तु की क्वालिटी के आधार पर भी क्या करना पड़ता है, वस्तु का मूल्य निर्धारण करना पड़ता है। दूसरा है ब्रांड, ब्रांड की छवि। ब्रांड की छवि का मतलब ये है कि कुछ निर्माता क्या होते हैं कि विदेशी बाजार में अपने ब्रांड की छवि को स्थापित करने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो वो जो ग्राहक बिना ब्रांड के भी जो है वस्तु को क्या कर लेते हैं, अधिक दाम पर भी खरीदने को तैयार हो जाता है। अगर उसकी ब्रांड चाहे कुछ भी हो, अगर वस्तु की गुण अच्छा है, वस्तु अच्छी है, तो वो बिना ब्रांड के भी क्या कर सकते हैं, अपनी ग्राहक को क्या कर सकते हैं, जमा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि ऊंचे मूल्य वाली वस्तुओं की क्वालिटी में विश्वास। ऊंचे मूल्य वाले वस्तुओं की क्वालिटी पर विश्वास। ऊंचे मूल्य मतलब जो वस्तुओं का जो है ग्राहक क्या सोचते हैं कि महंगे माल की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी, और कम मूल्य वाली वस्तु जो है वो क्या होगी, घटिया किस्म की होगी। जैसे कोई महिला क्या करती है, सस्ती लिपस्टिक खरीदती है, तो सस्ती लिपस्टिक खरीद रही है, खरीदेगी क्या वो, नहीं, क्योंकि सस्ती लिपस्टिक क्यों रहेगी, घटिया किस्म की होगी, उससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं या उसका जो है होंठ वो है खराब हो सकता है। तो वो क्या करेगी, ऊंचे मूल्य वाली वस्तुओं पर क्या करेगी, ऊंचे मूल्य वाली लिपस्टिक को खरीदने को क्या करेगी, तैयार हो जाएगी। जैसे अपन ही क्या करते हैं कि जो बाटा है, इस कंपनी के जो है शूज है वो क्या करते हैं, खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जैसे भारत में जो है बाटा है, टाटा है, ये अपनी ख्याति क्या कर चुके हैं, जमा चुके हैं, है ना। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है खरीदारी की बारंबारता। खरीदारी की बारंबारता का मतलब है जैसे जो वस्तुएं कुछ ऐसी है जो हमको बार बार क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, चाहे वो वस्तु कैसी भी हो, उसमें ज्यादा सोच विचार नहीं करेंगे, उस वस्तु को क्या करेगा, ग्राहक जो है वो खरीदेगा ही खरीदेगा। जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, साबुन है, तेल है, जो डेली यूज के सामान है, उस पर ज्यादा वो सोच विचार नहीं करेगा। लेकिन जो बड़ी वस्तुएं हैं जैसे रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, एसी है, टेलीविजन है, जो लंबे समय तक चलती है, उन वस्तुओं को तो वो जो है सोच समझ के खरीदेगा, वो क्वालिटी को देखेगा, उसके बाद ही क्या करेगा, खरीदेगा। इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट है विक्रय
विक्रय पूर्व व विक्रय पश्चात सेवा। विक्रय पूर्व व विक्रय पश्चात सेवा। विक्रय पूर्व व विक्रय पश्चात सेवा मतलब जैसे कोई जो होते हैं कि विक्रय करने से पूर्व भी सेवा देते हैं, विक्रय करने के बाद जैसे फ्रिज अपन ने खरीदा है तो उसको आगे फिटिंग करने की सेवा, या कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर की सेवा वो घर में लाके देंगे। तो इस प्रकार से उसको चलाकर क्या करना, तैयार करके आपको देंगे विक्रय करने के पूर्व, विक्रय के पश्चात उसकी सर्विसिंग की सेवा मिलेगी। इस प्रकार से अगर सर्विसिंग अगर अपन देते हैं तो वो क्या करेगा, वस्तुओं को खरीदने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसके बाद आता है आपूर्ति की निरंतरता। आपूर्ति की निरंतरता, अगर कोई वस्तु है ना, जो विदेश में मतलब माल के जो निर्यात में निरंतर नहीं बनी रहती है, कभी माल भेज रहे हैं कभी नहीं भेज रहे हैं, और बार बार आयातक को क्या करना पड़ेगा, निर्यातक की खोज करना पड़ता है। तो ऐसी वस्तु को जो लगातार प्राप्त नहीं हो सकती वो क्या करेगा, अधिक मूल्य रख के अपनी लागत को क्या कर लेगा, पूरी वसूल कर लेगा। फिर अविलंब सुपुर्दगी। अविलंब सुपुर्दगी, अविलंब सुपुर्दगी का मतलब यह है कि जो विदेशी व्यापार है, अगर उन्होंने जब आदेश दिया है तो आदेश के बाद उसको क्या रहता है कि हमको माल क्या हो जाए, जल्दी मिल जाए, जल्दी प्राप्त हो जाए। अगर जो देश है वो उनको जल्दी से सुपुर्दगी, जल्दी से माल नहीं पहुंचाएगा तो वो क्या हो जाएगा, देरी से हो जाएगा। जैसे मान लो नियम है कि आपको 3 महीने के अंदर हमें माल दे देगा, बट वो 3 महीने तक उनको माल नहीं देता है, 4 महीने 5 महीने 6 महीने बीत जाते हैं, तो अधिक समय ले लेते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि उनका विश्वास कम हो जाता है और वो अधिक मूल्य वसूल नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से जो है गैर मूल्य तत्व भी जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मूल्य के निर्धारण करने में। ये दोनों तत्वों का भी, मूल्य तत्व और गैर मूल्य तत्व, दोनों तत्वों का बहुत अधिक प्रभाव जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पड़ता है। अब अपन अगले नेक्स्ट जो है क्लास में वो देखेंगे कि निर्यात करने में या मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। आज का जो टॉपिक था वो केवल मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय विपणन का जो यूनिट 3 है उसमें मूल्य निर्धारण क्या होता है, कैसे मूल्य निर्धारण किया जाता है, उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वो मैंने बताया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है और जो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें भुगतान करने की कौन कौन से मेथड है। थैंक यू।